हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल सिंगल कॉमर्स की क्लासेस अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ कॉमर्स एजुकेशन में। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हमारा ये सेशन चल रहा था टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर का, जिसमें हमने आपके लिए लास्ट 9 वीडियो बनाई हैं जो कि हमारी प्लेलिस्ट पे आपको एक सीक्वेंस में मिल सकती हैं। और आज इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन का लास्ट वीडियो है आपकी, वो आपके सामने लेके आए हैं, जिसका टॉपिक है 4 फीचर ऑफ शेयर। तो गाइज, आज हम बात करेंगे 4 फीचर ऑफ शेयर की, कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो शेयर होते हैं, अगर उनको 4 फीचर किया जाता है तो उसकी क्या टर्म्स कंडीशन होती हैं और एक कंपनी अपने शेयर को 4 फीचर कब कर सकती है। तो गाइज, समझते हैं हम इसके बारे में डिटेल में। तो आपको इसकी पूरी नॉलेज लेनी है तो आप हमारे साथ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और इसमें जो भी कंसर्न चीज़ें हैं अपने पास नोट करके आप अपने यूज़ में उनको ले सकते हैं। तो गाइज, समझते हैं हम 4 फीचर ऑफ शेयर के बारे में। जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इसमें कि when any shareholder does not pay his dues of allotment money and call money on due date, then the company is provided grace period of 14 days to the shareholder, and if the shareholder does not pay his remaining amount of calls after completing the grace period, hence the company has right to seize the share, and the process of seize of share इज़ कॉल्ड 4 फीचर ऑफ शेयर। तो गाइज, हम ये कह सकते हैं कि जब कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी की जो कॉल की ड्यू डेट होती है, तो जब किसी शेयर होल्डर के द्वारा अपनी किसी ड्यू डेट पर कॉल का अमाउंट नहीं दिया जाता है, तो कंपनी फिर उन शेयर होल्डर को 14 डेज़ का ग्रेस पीरियड देती है कि आप 14 डेज़ में हमारा जो अनपेड अमाउंट है उसे पे कर दें। तो अगर शेयर होल्डर के द्वारा उन 14 डेज़ में भी उस अनपेड अमाउंट को पे नहीं किया जाता है, तब कंपनी के पास एक राइट होता है कि वे उन शेयर को सीज़ कर दे, यानी कि उन शेयर को कैंसिल कर दे। और उन शेयर को सीज़ करने का जो प्रोसेस होता है उसी को ही हम 4 फीचर ऑफ शेयर कहते हैं। तो हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि जब किसी शेयर होल्डर के द्वारा अपनी किन्हीं कॉल का पैसा ड्यू डेट पर नहीं दिया जाता है, जिसको हम कॉल्स इन एरियर भी बोलते हैं, तो जो कॉल्स इन एरियर का अमाउंट होता है, यदि वो 14 डेज़ के ग्रेस पीरियड कंपनी के द्वारा दिए जाने के बाद भी अगर पे नहीं किया जाता है, तब फिर कंपनी के पास ये राइट होता है कि वे उन शेयर को सीज़ कर दे। और कंपनी के द्वारा जो शेयर सीज़ किए जाते हैं उन्हीं को हम 4 फीचर ऑफ शेयर कहते हैं। तो इफेक्ट ऑफ द 4 फीचर, इसकी अगर हम इफेक्ट की बात करें तो हम देख सकते हैं द नेम ऑफ द शेयर होल्डर इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर एंड अमाउंट ऑलरेडी रिसीव ऑन दी शेयर हैज़ एज फोरफिटेड टू द कंपनी। तो अब ये कह सकते हैं, इसके इफेक्ट की बात करें तो इसका कॉन्सेप्ट हो जाता है कि जो शेयर होल्डर जिनके द्वारा ड्यू डेट पर अपनी कॉल का पैसा नहीं दिया जाता है, जिनके शेयर को कंपनी फोरफिटेड कर लेती है, सीज कर देती है, तो उनके जो नाम होते हैं, जो अपने मेंबर्स या शेयर होल्डर की जो नेम के लिए रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर में से उनके नाम को रिमूव कर देती है, हटा देती है, कैंसिल कर देती है। और उनके द्वारा जो अब तक कुल अमाउंट दिया गया होता है कंपनी को उन शेयर्स के बदले में, उस अमाउंट को भी कंपनी सीज कर लेती है, अपने पास रख लेती है, अपने पास उनको जब्त कर लेती है। द forfeited amount should be transferred to न्यूली ओपनड शेयर फॉरफीचर अकाउंट। और ये जो अमाउंट कंपनी के पास रिसीव हो जाता है, या कंपनी के पास जो अमाउंट इन शेयर होल्डर का ऑलरेडी गिवन होता है, उस अमाउंट को फिर कंपनी एक नया अकाउंट ओपन कर लेती है, जिसको बोलते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट। और उस अकाउंट में इस अमाउंट को क्रेडिट कर देती है, उस अमाउंट को इस अकाउंट में जमा कर लेती है। तो गाइस, हम बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, अकाउंटिंग एंट्रीज ऑन 4 फीचर ऑफ शेयर की। तो जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं आप कि इसके कंसर्न में एंट्री बनती है 4 फीचर ऑफ शेयर विच वर ओरिजिनली इशूड एट पार, यानी कि जब कोई शेयर हमने ओरिजिनली इशूड मतलब जब उसको हमने इशू किया था पार पर, और अगर हम उन शेयर को फोरफिटेड करते हैं तो उसकी क्या एंट्री बनेगी। तो अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसकी एंट्री बनती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिचर अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल या कॉल्स अकाउंट। तो इस कंडीशन में हम जो शेयर कैपिटल होता है उसको तो हम डेबिट कर देते हैं, और उसके अलावा जो हमारी कॉल्स होती हैं, जिन कॉल्स पर अमाउंट हमें नहीं रिसीव हुआ होता है, उन सब कॉल को हम क्रेडिट कर देते हैं। और साथ में जो अमाउंट हमने उस शेयर को फोरफिटेड करने के कंसर्न में अपने पास रिसीव कर लिया है, अपने पास जमा कर लिया है, उसको हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट के रूप में लिख देते हैं। एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट का जो बैलेंस होता है या अमाउंट होता है, वो कंपनी के लिए एक प्रॉफिट के रूप में रखा जाता है, या प्रॉफिट के रूप में वो होता है।
तो इसकी जो एंट्री बन जाती है उसमें शेयर कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल या अदर कॉल्स जो होंगी उनको हम क्रेडिट कर देंगे। तो इसकी नरेशन बन जाती है, बीइंग नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एंट्री जो बनाई जाती है उन शेयर के लिए बनाई जाती है जिन शेयर का अमाउंट अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल पर हमें रिसीव नहीं होता है। तो जितने नंबर ऑफ शेयर का अमाउंट हमें रिसीव नहीं होता है उन नंबर ऑफ शेयर के अमाउंट से ये एंट्रियाँ बनाई जाती हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे फर्स्ट हमने आपको बताया कि शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद द अमाउंट कॉल्ड अप टू द डेट ऑफ फॉरफीचर ऑन शेयर फॉरफिटेड एंड नॉट बाय द नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ शेयर। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो कंपनी जिन शेयर को फॉरफिटेड करती है तो उसके कंसर्न में शेयर कैपिटल अकाउंट को वो डेबिट करती है, और शेयर कैपिटल अकाउंट को जो डेबिट किया जाता है वो उस अमाउंट से किया जाता है जो अमाउंट फॉरफिटेड करते समय तक उस शेयर के अगेंस्ट मांगा गया था, जिसको हम कॉल्ड अप वैल्यू बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि शेयर कैपिटल अकाउंट को हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू से डेबिट किया जाता है, ना कि फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू से। यानी कि जो शेयर कंपनी के, मान लीजिए एक शेयर की फेस वैल्यू है मान लीजिए 100 रुपये की, और कंपनी ने जिस डेट को या जिस कॉल पे फॉरफिटेड किया है शेयर को, वहाँ तक उन्होंने मान लीजिए 80 रुपये की कॉल की है, यानी कि 80 रुपये उन्होंने मांगे हैं, तो फिर जो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाएगा वो 80 रुपीज़ से होगा। इन शॉर्ट कहें तो ये कहते हैं कि फॉरफिटेड करते समय शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है, और वो भी कॉल्ड अप वैल्यू पर। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय द अमाउंट रिसीव ऑन द शेयर फॉरफिटेड, यानी कि जो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट होता है उसे हम क्रेडिट करते हैं और उसे उस अमाउंट से क्रेडिट करते हैं जो हमारे को फॉरफिटेड करते समय शेयर के बदले में हमें मिले होते हैं, यानी कि उन शेयर होल्डर का वो अमाउंट जो कि फॉरफिटेड कर दिए गए हैं और उन्होंने जो पैसा फॉरफिटेड करने के समय तक कंपनी को उन शेयर के अगेंस्ट दिया था। Share allotment account and share first call account and share final call account are credited with the amount called up on forfeited share but not paid by shareholder। और इसमें जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर का शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को हमने क्रेडिट किया था, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को क्रेडिट किया था, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट को क्रेडिट किया था। तो इन सबको उस अमाउंट से क्रेडिट किया जाता है जितना अमाउंट इनका इन कॉल पर पर्टिकुलर शेयर होल्डर या शेयर का नहीं आया जिनको हमने फॉरफिटेड किया है, यानी कि जो अमाउंट हमारा शेयर होल्डर से हमें रिसीव नहीं हुआ है जो कि हमने फॉरफिटेड किया था, और उन शेयर का जो बकाया या अनपेड अमाउंट होता है उनसे ही हम इनकी एंट्री को बनाते हैं और उस एंट्री को इसमें लिखते हैं क्रेडिट कर कर। इफ़ कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज मेंटेन देन कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज क्रेडिटेड। अगर कंपनी कॉल्स इन एरियर अकाउंट को मेंटेन करती है तो वो उनकी जगह पर कॉल्स इन एरियर अकाउंट का भी नाम लिख सकती है, यानी कि शेयर फर्स्ट कॉल और टू शेयर फाइनल कॉल जो लिखा है हमने उनकी जगह टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट के नाम से भी एंट्री की जा सकती है। तो गाइस नेक्स्ट बात करते हैं फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर विच वर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम, यानी कि जब हमने कोई शेयर ओरिजिनली इशू जो किए हैं वो प्रीमियम पे किए हैं तो उस कंडीशन में हमें देखना है कि फॉरफिटेड करते समय हमें क्या एंट्री बनानी है। तो अगर कोई शेयर ओरिजिनली इशूड हुए हैं प्रीमियम पर तो हमें उसमें देखना होगा कि जो हमारे शेयर हैं जिस पर फॉरफिटेड अमाउंट हुआ है, तो जो फॉरफिटेड शेयर का अमाउंट है उन पर प्रीमियम का अमाउंट था या नहीं। तो उसमें दो कंडीशन हो सकती हैं, व्हेन शेयर इशूड एट प्रीमियम आर फॉरफिटेड टू फॉलोइंग पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट। फर्स्ट, सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट हैज़ बीन रिसीव्ड, और सेकंड, सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट हैज़ नॉट बीन रिसीव। यानी कि हमें देखना है कि जिस कॉल पर हमने शेयर को फॉरफिटेड किया है उस कॉल तक हमारा प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हुआ है या नहीं हुआ, यानी कि जब ओरिजिनली तो इशूड प्रीमियम पे हुए हैं तो उस प्रीमियम का अमाउंट हमें रिसीव हुआ है या नहीं, उसके लिए हमें फिर दोनों कंडीशनों में से देखना होगा कौन सी कंडीशन है। तो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट कंडीशन की, सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट हैज़ बीन रिसीव्ड की। तो इसमें हम बात करते हैं कि व्हेन शेयर ओरिजिनली इशूड एट ए प्रीमियम ऑन विच द प्रीमियम अमाउंट हैज़ बीन पेड बाय द शेयर होल्डर्स आर लेटर ऑन फॉरफिटेड, in such case security premium account is not to be debited at the time of forfeiture। तो हम ये कह सकते हैं कि when share originally issued, यानी कि जब शेयर ओरिजिनली इशूड हुए हैं प्रीमियम पर, ऑन विच द प्रीमियम अमाउंट हैज़ बीन पेड बाय द शेयर होल्डर, और जिस शेयर होल्डर के हमने शेयर फॉरफिटेड करे हैं उसने अपना प्रीमियम का अमाउंट ऑलरेडी पे कर दिया है या हमें दे दिया है, तब उस कंडीशन में फिर शेयर फॉरफिटेड करते समय सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट की एंट्री को नहीं की जाती है, या ये कह सकते हैं कि तब उस कंडीशन में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट नहीं किया जाएगा क्योंकि वो हमें ऑलरेडी अमाउंट पहले ही रिसीव हो चुका है।
इन सच केस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज़ नॉट टू बी डेबिटेड एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। तो हम ये कह सकते हैं कि फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को हम डेबिट नहीं करेंगे और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फॉरफीचर वुड बी ऑन द सेम पैटर्न एज इन द केस ऑफ शेयर इशूड एट पार। तो बल्कि हम ये कह सकते हैं कि उस कंडीशन में जो हमने इशूड एट पार वाली एंट्री बनाई थी वही सेम एंट्री इसके लिए भी बनेगी, यानी कि सेम एंट्री में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर फॉरफीचर, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, और इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट की एंट्री नहीं की जाएगी। नरेशन हो जाती है बीइंग नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल। तो गाइस सेकंड कंडीशन आती है हमारी सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट हैज़ नॉट बीन रिसीव। अब ये कंडीशन होती है कि जब जिन शेयर को हमने फॉरफिटेड किया है और उन शेयर को हमने जब प्रीमियम पे इशू किया था तो उस प्रीमियम का अमाउंट भी उन शेयर होल्डर के द्वारा पे नहीं किया गया है। तो जब जिन शेयर को फॉरफिटेड किया हो और उन शेयर होल्डर ने प्रीमियम का अमाउंट भी पे नहीं किया हो तब हमें ये एंट्री बनानी होती है। तो उस कंडीशन में आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि व्हेन शेयर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम ऑन विच the premium amount has not been paid either wholly or partly by the shareholder are later on forfeited. In such case, security premium account must be debited with full amount of premium at the time of forfeiture. तो हम ये कह सकते हैं कि उस कंडीशन में अगर मान लीजिए जिन शेयर को हमने फॉरफिट किया है और उन्हें हमने प्रीमियम पे इशू किया था और अगर उनका प्रीमियम का अमाउंट शेयर होल्डर के द्वारा नहीं दिया गया है तब उस कंडीशन में फिर हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट करना होता है फॉरफीचर की एंट्री बनाते समय। जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो हमारी एंट्री बनती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर सन्ड्री कॉल अकाउंट। being number of share forfeited due to non-payment of premium and allotment, first call and second and final call और calls। तो इस तरीके से हम यहाँ समझ सकते हैं कि अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट हमें रिसीव हो जाता है तो उसे हमें फिर डेबिट नहीं करना है और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट हमें रिसीव नहीं होता है सिक्योरिटी प्रीमियम का तब हमें उसे फिर डेबिट करना होता है शेयर फॉरफीचर की एंट्री बनाते समय। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फॉरफीचर ऑफ शेयर इशूड एट डिस्काउंट, यानी कि जो हमने शेयर को फॉरफीचर किया है और उसको हमने इशू किया था डिस्काउंट पर तब क्या एंट्री बनेगी। तो व्हेन दी शेयर आर फॉरफिटेड द डिस्काउंट ओरिजिनली अलाउड टू सच शेयर मस्ट बी रिटर्न बैक since the discount on issue of share is loss debited at the time issue therefore it should be credited at the time of forfeiture। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हमने कोई शेयर इशूड करे थे डिस्काउंट पर और उन शेयर को हमने फॉरफिटेड कर दिया है तब फिर चाहे वो उस कॉल पर डिस्काउंट हो या ना हो जिस पे हमने फॉरफिटेड किया है जिन कॉल पर, उस कंडीशन में हमें हर हाल में डिस्काउंट ऑन इशूड ऑफ शेयर की एंट्री फॉरफीचर के अकाउंट में दिखानी पड़ेगी। तो उसकी एंट्री बन जाती है हमारी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशूड ऑफ शेयर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर सन्ड्री कॉल और कॉल्स अकाउंट, बीइंग नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं एक तरीके से कि जब हम शेयर को फॉरफिटेड करते हैं और अगर हमने उन शेयर को डिस्काउंट पे इशू किया है तब उस कंडीशन में हमें डिस्काउंट ऑन इशूड ऑफ शेयर को हर हाल में क्रेडिट करना होगा। जैसे हमने आपको प्रीमियम की कंडीशन में बताया कि प्रीमियम में अगर अमाउंट हमें रिसीव हो गया है तो हम उसकी एंट्री नहीं करेंगे और अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है तो हम उसकी एंट्री करेंगे, लेकिन डिस्काउंट की कंडीशन में आपको हर हाल में एंट्री करनी होती है और इसमें डिस्काउंट ऑन इशूड ऑफ शेयर को आपको क्रेडिट करना होता है। तो नेक्स्ट बात आती है हमारी गाइस री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर की। तो री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर का मतलब होता है कि अब कंपनी ने जिन शेयर को फॉरफिट कर लिया है तो कंपनी के पास ये राइट होता है कि वे उनको दोबारा से री इशू कर दे। तो अगर फॉरफिटेड शेयर को जब कंपनी दोबारा री इशू करती है तो उसके कंसर्न में क्या एंट्री बनती है वो हम आपको बताते हैं। तो पहले इसका मीनिंग समझते हैं। द डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी हैव द अथॉरिटी टू री इशू द शेयर वंस फॉरफिटेड बाय देम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन कंटेंड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कंपनी के डायरेक्टर होते हैं उनके पास ये अथॉरिटी होती है, राइट होता है कि जिन शेयर को वो फॉरफिटेड करते हैं वो अगर चाहें तो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग उनको वो दोबारा से इशू कर सकते हैं। They can reissue the forfeited share even at a discount provided the discount on reissue does not exceed the amount paid on such share
by the original holder, but in case of share originally issued at a discount, the maximum permissible discount will be the amount paid on share by the original shareholder प्लस द अमाउंट ऑफ ओरिजिनल डिस्काउंट ऑफ दी शेयर्स। तो गाइस यहाँ कह सकते हैं कि जो शेयर होल्डर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, वो कंपनी के जो फोर्फिटेड शेयर होते हैं उनको जब रीशूट करते हैं तो उनको वो डिस्काउंट पे भी कर सकते हैं। नॉर्मली हमने आपको बताया था कि एक कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है, केवल स्वेट इक्विटी शेयर को ही डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है, यानी कि एक नई कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है। लेकिन जो रीशूट की बात आती है तो वो डायरेक्टर कंपनी के उनको डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, लेकिन उस डिस्काउंट का जो अमाउंट होगा मैक्सिमम, वो हमारे जो शेयर फॉरफीचर के रूप में हमें अमाउंट रिसीव हुआ है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। हम ये कह सकते हैं जैसे मान लीजिए एक शेयर 10 रुपये का था और हमें एक शेयर को जो फॉरफिटेड किया तो उसके 6 रुपये आ चुके थे, 4 रुपये उनके बकाया थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 6 रुपये हमारे को रिसीव हो गया था शेयर फॉरफीचर के रूप में, तो जब हम उसको रीशूट करेंगे तो हम मैक्सिमम 6 रुपये तक का ही डिस्काउंट दे सकते हैं, उससे ज़्यादा का डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं। तो गाइस अब हम बात करते हैं इनकी एंट्रीज़ के बारे में। जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि रीइशूड ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर की कि व्हेन फॉरफीचर ऑफ शेयर ओरिजिनली इशूड एट पार और प्रीमियम और डिस्काउंट एंड रीइशूड ऑफ फॉरफीटेड शेयर एट पार, यानी कि जब कोई शेयर हमने इशू जो किया था, चाहे वो हमने पार पे किया हो, प्रीमियम पे किया हो या डिस्काउंट पे किया हो, लेकिन अब हम अगर उसको रीइशूड जो है वो हम अगर उसको करते हैं किस पर, पार पर, तो अगर हम रीशूट पार पर करते हैं तो सिंपल एंट्री बनेगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग फॉरफिटेड शेयर रीशूड एट पार। उसी तरीके से आप देखते हैं कि व्हेन फॉरफीचर ऑफ शेयर ओरिजिनली इशूड एट पार और प्रीमियम और डिस्काउंट एंड रीइशूड ऑफ फॉरफिटेड शेयर एट प्रीमियम, यानी कि अगर हमने कोई शेयर जो इशूड किया था वो चाहे हमने पार पे किया हो, डिस्काउंट पे किया हो, प्रीमियम पे किया हो, और अगर हम उसको रीशूट जो कर रहे हैं वो हम उसको प्रीमियम पे कर रहे हैं, तब उसकी एंट्री बनती है फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बीइंग नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर इशूड एट प्रीमियम। तो यहाँ पर अगर सिंपल एट पार पे एंट्री होती है तो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फॉरफिटेड शेयर इशूड एट पार, और अगर उसको हम प्रीमियम पर रीशूट करते हैं तो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बीइंग नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर इशूड एट प्रीमियम। तो गाइस नेक्स्ट बात करते हैं हम रीशूड ऑफ फॉरफिटेड ऑफ शेयर में ही, व्हेन फॉरफिटेड ऑफ शेयर ओरिजिनली इशूड एट पार और प्रीमियम एंड रीशूड ऑफ फॉरफिटेड शेयर एट डिस्काउंट, यानी कि वो आपकी कंडीशन है कि आपने जो शेयर इशूड करे थे वो पार पे या प्रीमियम पे करे हों, लेकिन अब आप उसको जो रीशूड कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं, डिस्काउंट पे कर रहे हैं। तो क्या एंट्री बनेगी, तो आप अपने सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो उसकी एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर इशूड एट डिस्काउंट। तो ये एंट्री बनती है जब हमने शेयर इशूड करे हो पार पे या प्रीमियम पे लेकिन रीशूड कर रहे हैं डिस्काउंट पे, तब आपके लिए एंट्री बन जाती है। उसी तरीके से नेक्स्ट आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कि अगर आपको मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है कि व्हेन फॉरफिटेड ऑफ शेयर ओरिजिनली इशूड एट डिस्काउंट रीइशूड ऑफ फॉरफिटेड शेयर एट डिस्काउंट, यानी कि अगर कोई शेयर हमने इशूड भी करे हैं डिस्काउंट पे और अब उसको रीइशूड भी डिस्काउंट पे कर रहे हैं, तब उसकी क्या एंट्री बनेगी, तब उसकी एंट्री बनती है फिर बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशूड ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यानी कि इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए एक शेयर था हमारा 10 रुपये का, हमने उसको अब रीशूट करा है 7 रुपये का और डिस्काउंट हमारा ऑलरेडी पहले था 1 रुपये का। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो रीशूट करा है 7 का वो हम बैंक में डेबिट कर देंगे, जो हमारा पहले का ओरिजिनली इशूट था डिस्काउंट 1 रुपये का उसे हम डिस्काउंट के नाम से लिख देंगे, और बाकी जो बैलेंस रह गया हमारा 2 रुपये का उसे फिर हम शेयर फॉरफीचर के अकाउंट के नाम से लिखेंगे, और टोटल एक शेयर हो जाएगा हमारा 10 रुपीज़ का। तो इसका मतलब अगर हमने ओरिजिनली इशूट करा है डिस्काउंट पर तो पहले जो डिस्काउंट का अमाउंट होता है उसे डेबिट करते हैं, और अगर फिर कोई बकाया अमाउंट रह जाता है तब शेयर फॉरफीचर अकाउंट का यूज़ किया जाता है। तो गाइज लास्ट में हम बात करते हैं ऑन बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, यानी कि अब शेयर को फॉरफिटेड करने के बाद अगर हमने उनको रीशूट कर दिया है और रीशूट करने के बाद भी अगर हमारे पास कोई शेयर फॉरफीचर अकाउंट में बैलेंस रह जाता है तब उस कंडीशन में उस अमाउंट को फिर हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसकी एंट्री बनती है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट।
तो गाइज़ इस तरीके से जो हमारा ये पूरा टॉपिक था, हमने इसके लिए लगभग आपके 9 वीडियोज़ हमने आपकी टोटल इसके लिए तैयार की हैं, जिसको आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर चैनल पे देख सकते हैं। और हमने कोशिश की है कि आपको इसकी जो पूरी इन्फॉर्मेशन है विथ थ्योरी, जर्नल एंट्री, फॉर्मेट, सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हम आपको देने का प्रयास किया है और हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आपने इसको सीक्वेंस में नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर कंपनी अकाउंट जो हमने प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, आप उसमें इसकी सारी वीडियोस को एक साथ देख सकते हैं और अपने यूज़ में उनको ले सकते हैं। गाइस, अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट इस पर ज़रूर करते रहें ताकि हम आपके लिए और अच्छी वीडियो को बना सकें। अब हम आपके लिए इसमें जो वीडियो बनाएंगे वो न्यूमेरिकल सेशन की बनाएंगे। हर टॉपिक की हम आपको न्यूमेरिकल वीडियो देंगे बनाकर, ताकि आप उसकी थ्योरी भी समझ सकें अच्छे से और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को भी आप अच्छे से समझ सकें। गाइस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।